जरा सोचिए, जब भी देश के सामने कोई बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा होता है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई बेहद जटिल और अहम कानूनी लड़ाई चल रही होती है, तो सरकार के बचाव में सबसे आगे कौन खड़ा होता है? जाहिर है, वो कोई साधारण वकील तो हो नहीं सकता। ये होते हैं भारत के महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आज के इस कमजोर और दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम इसी पूरी संवैधानिक रूपरेखा को डिकोड करने जा रहे हैं। हम समझेंगे कि कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसे पद की रचना की जो सरकार की सबसे बड़ी कानूनी ढाल है। ये सिर्फ एक पद नहीं है, बल्कि इनकी दी गई कानूनी सलाह का सीधा असर देश की राष्ट्रीय नीतियों पर पड़ता है। तो चलिए इस बेहद महत्वपूर्ण स्तंभ को करीब से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। परिभाषा को देखते ही ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि महान्यायवादी केवल एक कानूनी सलाहकार नहीं हैं, वे हमारे देश के सर्वोच्च कानून अधिकारी हैं। अगर आप भारतीय राज व्यवस्था को देखें तो संघ की कार्यकारिणी यानी हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव का निर्माण राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी से मिलकर होता है। इस कार्यकारिणी का एक अभिन्न अंग होना इस पद की गरिमा और इसके भारी वजन को साफ साफ दर्शाता है। मतलब ये एक ऐसा पद है जो सीधे तौर पर देश की बड़ी नीतियों की कानूनी वैधता को न्यायालयों में साबित करने का काम करता है। आज के इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। हम सर्वोच्च कानून अधिकारी की अवधारणा से शुरू करेंगे, फिर इनकी योग्यता और नियुक्ति की प्रक्रिया समझेंगे, इनके मुख्य कर्तव्यों को देखेंगे, इनके विशेषाधिकारों और सीमाओं पर चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि राज्य स्तर पर इसके समकक्ष क्या व्यवस्था है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से और उस मूल संवैधानिक ढांचे को समझते हैं जो इस शक्तिशाली पद को स्थापित करता है। अब अगर आप इन कानूनी नियमों का एक मेंटल मैप बनाना चाहते हैं तो ये टेबल एक बेहतरीन चीट शीट की तरह काम करेगी। भारत का संविधान महान्यायवादी को अपनी शक्ति मुख्य रूप से इन 3 अनुच्छेदों से देता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 76, जो स्पष्ट रूप से इस पद और इसके कर्तव्यों की नींव रखता है। फिर आता है अनुच्छेद 88 और ये बहुत खास है क्योंकि ये उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने और भाग लेने का असाधारण अधिकार देता है। और अंत में है अनुच्छेद 105, जो उन्हें वो सभी शक्तियां और उन्मुक्तियां प्रदान करता है जो एक संसद सदस्य को मिलती हैं। इन तीनों को एक साथ देखने पर आपको इस पद की असली ताकत का अंदाजा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आखिर इतने विशाल संवैधानिक अधिकार को संभालने के लिए किस स्तर की विशेषज्ञता चाहिए? आइए देखते हैं। अब आप ही बताइए, क्या इस कुर्सी पर किसी को भी आसानी से बिठाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए शर्तें बेहद सख्त हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति सरकार की सलाह पर सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और योग्यता क्या है? बिल्कुल वही जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए चाहिए। सबसे पहले उनका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही या तो उन्हें किसी हाई कोर्ट में जज के रूप में 5 साल का अनुभव होना चाहिए या फिर हाई कोर्ट में वकालत का 10 साल का अनुभव। एक और दिलचस्प विकल्प भी है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में कोई व्यक्ति एक प्रख्यात न्यायविद या कानून का बहुत बड़ा जानकार है तो उसे भी नियुक्त किया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि केवल उच्चतम स्तर की कानूनी प्रतिभा ही यहां तक पहुंच सकती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास या कहें कि पैराडॉक्स छिपा है। एक तरफ आपने देखा कि नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के स्तर की योग्यता चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ महान्यायवादी का कार्यकाल संविधान द्वारा तय ही नहीं किया गया है। निष्कासन की कोई प्रक्रिया या आधार संविधान में नहीं है। वे पूरी तरह से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी प्रेसिडेंट की इच्छा पर अपना पद धारण करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय उनके पद से हटा सकते हैं। इतनी उच्च योग्यता लेकिन पद की सुरक्षा बिल्कुल नहीं, है ना? ये एक बहुत ही अनोखा संवैधानिक संतुलन। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। पद की संरचना तो हम समझ गए, लेकिन महान्यायवादी का रोजमर्रा का काम असल में कैसा होता है? महान्यायवादी के कर्तव्यों को आप एक सफर की तरह देख सकते हैं, जो बंद कमरों की कानूनी सलाह से शुरू होकर खुली अदालतों की बहस तक जाता है। पहला काम है भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करना, यानी राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए किसी भी जटिल कानूनी मुद्दे पर सटीक सलाह देना। दूसरा कदम है सीधे मैदान में उतरना। जब भी भारत सरकार से जुड़ा कोई बड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में जाता है तो सरकार की ओर से प्रमुख वकील के रूप में वही पेश होते हैं। और तीसरा एक बहुत ही विशेष कर्तव्य है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत जब भी राष्ट्रपति किसी कानूनी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगते हैं तो उस संदर्भ में भी सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी ही करते हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश की सरकार के सभी कानूनी मुकदमों का भार कोई एक इंसान अकेले तो उठा नहीं सकता। इसलिए उनकी सहायता के लिए एक पूरी टीम होती है।
भारत के सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल इस जिम्मेदारी में उनकी मदद करते हैं। ये अधिकारी महान्यायवादी के अधीन काम करते हैं और देश भर की अलग अलग अदालतों में सरकार का पक्ष रखने का भारी काम आपस में बांट लेते हैं। अब आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, विशेषाधिकार और सीमाएं। इस स्लाइड में जो बात उभर कर आती है वो वाकई काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के दोनों सदनों में बैठ सकता है, बोल सकता है और संसदीय समितियों में हिस्सा भी ले सकता है। उन्हें एक सांसद के सारे विशेषाधिकार मिलते हैं। साथ ही क्योंकि वे सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आते, इसलिए उन्हें अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करने से रोका नहीं जाता। लेकिन जरा इनकी सीमाओं पर भी नजर डालिए। वे संसद में बोल तो सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, भले ही वे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन वे कभी भी किसी भी मामले में भारत सरकार के खिलाफ सलाह या जानकारी नहीं दे सकते। उनकी वफादारी पूरी तरह से सरकार के साथ बंधी होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी चर्चा की वो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय स्तर के बारे में थी। लेकिन क्योंकि भारत का ढांचा संघीय यानी फेडरल है, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि राज्यों के स्तर पर इस व्यवस्था का क्या स्वरूप है। चलिए अब पांचवें और आखिरी हिस्से पर थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम राज्यों में कैसे काम करता है। और ये इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारा संविधान कितनी समरूपता के साथ लिखा गया है। जो भूमिका केंद्र में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की है, ठीक वही भूमिका राज्य में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल की होती है। महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में है और उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वहीं राज्य स्तर पर महाधिवक्ता का प्रावधान अनुच्छेद 165 में है और उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और उनके काम बिल्कुल महान्यायवादी के समान होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका अधिकार क्षेत्र केवल उस विशेष राज्य की सीमाओं तक ही सीमित रहता है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर आते हैं, जाते जाते एक बहुत ही बड़ा और गहरा सवाल विचार करने के लिए सामने आता है। महान्यायवादी को देश का सबसे बड़ा कानूनी दिमाग माना जाता है, जिनसे सही और निष्पक्ष कानूनी सलाह की उम्मीद की जाती है। लेकिन साथ ही उनका पूरा कार्यकाल सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत निर्भर करता है। तो क्या एक ऐसा कार्यालय जो पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर टिका हो, वह सरकार को कभी कोई ऐसी कानूनी सलाह दे सकता है जो सरकार सुनना ही ना चाहती हो? यह सत्ता, न्याय और स्वतंत्रता के बीच के संतुलन का एक ऐसा सवाल है जो भारतीय संवैधानिक कानून की गहराइयों में हमेशा गूंजता रहेगा। इस जटिल लेकिन बेहद आकर्षक ढांचे को समझने के इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह विश्लेषण पसंद आया होगा।